आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ये यूपी वीडियो किससे रिलेटिव है, तो टाइम वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वास्को डी गामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर? वो है कोचीन यानी केरल में। ठीक है, कोचीन केरल में। यह पुर्तगाली का नाविक था जिसने 20 मई 1998 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो 1206 में, नहीं 1206 1612 में, देखते हैं 1612 में ही है ना, हाँ 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो 1498 में। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पहुंचा था और वहां से भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की थी। दक्षिण भारत में किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? वो थे मार्तंड वर्मा। ठीक है, अनियतम तिरुनाल मार्तंड, इनका पूरा नाम देखो, अनियम तिरुनाल मार्तंड वर्मा, त्रावणकोर के राजा थे। पूरा नाम अनियतम तिरुनाल मार्तंड वर्मा। उन्होंने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तरह प्रशिक्षित आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर शक्तिशाली बनाया। ये अपने राज्य में सामंती प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला विद्रोह बड़े पैमाने पर पेल्लौर में किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में बेदलौर विद्रोह हुआ था। ठीक है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी? तो 1809 में मैडकॉक और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की पहली संधि हुई थी। ठीक है, जिसके उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का कितना रुपया जो भुगतान करती थी? तो 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष भुगतान करती थी। ये युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था जो बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसमें थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों एक तरफ थे और सामने था हेक्टर मनरो। ठीक है, लेकिन इसमें अंग्रेज विजय हुए थे और 26 लाख रुपए इन्होंने जो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेजी प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने में सहमत हुए थे। निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था क्योंकि ये था डच का उपनिवेश। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश हैं दमन द्वीप, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबो, गैले, सतारा, ट्रिकमैल, नागापट्टनम आदि ये सब उपनिवेश थे, लेकिन मछलीपट्टनम डचों का था। बाद में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? जो आज तुम काजू कतली खाते हो ना, तो भारत में सबसे पहले काजू कौन लेके आओ? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? डच। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। बाद में तंबाकू, फूग, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत लाया गया था। समझ रहे हो? जो तुम मूंगफली खाते हो, जो तंबाकू रगड़ते हो, जो आलू खाते हो, ठीक है, जो लाल मिर्च आदि करते हो, और मकई, टमाटर हो गए, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा जैसे कौन लेके आया? पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग और जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है। जो प्रिंटिंग प्रेस है और जहाज निर्माण है ये सब पुर्तगालियों की देन है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क ने 1616 में अपना परिचालन शुरू किया था। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर्थ ने एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 1616 में किसने ईस्ट इंडिया की स्थापना की थी? राजा क्रिश्चियन ने। कंपनी ने अपना परिचालन वर्ष 1616 में प्रारंभ किया था। इसके उपरांत तंजौर जिले के साबरकोट में 1620 में कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री खोली।
ठीक है। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 में और दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1845 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए डेनिस। ठीक है, सिंपल बात है। डेनिस भारत से कब गए? बक्सर के युद्ध के बाद कि नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आया। बनारस, भोपाल, बहावलपुर, अवध। तो सही आंसर है अवध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। इस युद्ध में मीर कासिम के नेतृत्व वाली सेना पराजित हुई। इस युद्ध में मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसकी प्रमुख शर्तें निम्न थीं। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दिए जाएंगे। कंपनी 26 लाख रुपए पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेंगे। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो वास्को डी गामा कालीकट में कब उतरा? तो वो उतरा है 1498 में। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तमासा अंतरीप को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। मराठा साम्राज्य निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो गुरिल्ला नीति किसके पास थी? तो गुरिल्ला नीति मराठाओं के पास थी। गुरिल्ला यानी कि छापामार रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफी प्रयोग किया था, गुरिल्ला नीति का। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद। तो कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य यानी विक्रमादित्य को नवरत्न थे। ठीक है, तो शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। शिवाजी शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियों का एक समूह था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। ये 8 प्रधान निम्नलिखित थे: पेशवा अथवा प्रधानमंत्री, अमात्य यानी मजूमदार, मंत्री अथवा बकिया नबीस, सचिव अथवा सुरनबीस यानी चिटनेस, सुमंत अथवा दवीर, सेनापति अथवा सर-ए-नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश। वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था। यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। निम्न में से संत शिवाजी के समकालीन थे। निम्न में से कौन से संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तो शंकराचार्य संपूर्ण भारत के अद्वैतवाद मत थे। चैतन्य बंगाल के, तुकाराम महाराष्ट्र और नामदेव भी महाराष्ट्र के। तो चैतन्य वैष्णव मत के और तुकाराम है बरकाती मत के और नामदेव है निर्गुण मत के। निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो अकबर के बीच, जहांगीर या शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर या औरंगजेब के मध्य 1657 में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर 1657 में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब की पहली बार मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा चुन्नार पर उन्होंने आक्रमण की। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध। इंडिपेंडेंट स्टेट मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? शिवराव, दामोदर राव, बाजीराव द्वितीय या गंगाधर राव? झांसी रानी देखा तुमने? डी नंबर। गंगाधर राव बिल्कुल सही जवाब। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 में
40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी अब वाराणसी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नाम बचपन का नाम क्या था? मनु। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? सिराज उद दौला बक्सर में, प्लासी में, बांडवी या इनमें से कोई नहीं? सी में। तो बी में, प्लासी की युद्ध। ठीक है, देखो प्लासी का युद्ध 1757 में सिराज उद दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, सालम द्वितीय का त्रिगुट और अंग्रेज तरफ से थे मेडकॉफ। बांडवी युद्ध 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, बांडवी युद्ध। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में किस शहर का लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो बेंगलुरु में, मैंगलोर या मैसूर या बेलगांव? तो इसका आंसर है मैसूर। ठीक है, हैदर अली, मैसूर। टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम यानी कर्नाटक में शहीद हो गए थे। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है, यह मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक। टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू बचपन का नाम था, हैदर अली का पुत्र तथा मैसूर का शासक था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, जो अपने पिता की भांति योग्य और पराक्रमी था। पिता की मृत्यु चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई थी। 1799 में हुई थी। कब हुई थी? चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध में। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद की? तो फ्रांसीसियों ने मदद की टीपू सुल्तान ने। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से मदद मांगी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, बाद जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। बाद में इनकी मृत्यु कैसी हो गई थी? जब फ्रांसीसियों ने हाथ खड़े कर दिए थे। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? सी ने। टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान पराजित हुए। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपने राज्य का आधा भूक्षेत्र और उनके साथी मराठा और निजाम को भी कुछ भूभाग देना पड़ा। अंग्रेजों ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए की मांग तुरंत धनराशि न देने के कारण अंग्रेजों ने इनके 2 पुत्रों को बंधक बना लिया था, टीपू सुल्तान के। 1799 में आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में शहीद हो गए। बांडेवार वंश के 1 या 2 वर्षीय बालक के राज्य को राजा बनाया गया, उस पर लॉर्ड बेल्वेडेयर की सहायक संधि थोप दी गई। अभी ये फिर बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब आसफ उद दौला, स्वाद खां, शुजा उद दौला या सफदरजंग? तो इसका सही आंसर होगा सआदत खां। बंगाल का प्रथम नवाब सआदत अली खां 1722 से लेकर 1739 थे। तो अंतिम नवाब बाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 थे। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था बंगाल के नवाब। किस लड़ाई में? प्लासी की लड़ाई में 1757 की प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की भी लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला को हार गया था। तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी कार्य अंग्रेजों से मिल गए थे एवं अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। बाद में अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। क्या? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, ये सब तुम्हारी किताबों में है। फेल का प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ देखते हैं। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, शायद गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से। तो हड़प नीति के माध्यम। 1 मिनट। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था डलहौजी ने, तो राज्य की अव्यवस्था के माध्यम से। लॉर्ड डलहौजी ने जिस कार्य के लिए चर्चित हुआ था हड़प नीति। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी जो चर्चित था वो था हड़प नीति के अंतर्गत।
लेकिन 1856 ईस्वी को अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया था। उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया था। देखो मेरी बात, जो राज्य हड़प नीति है वो डलहौजी की नीति है। डलहौजी सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे राज्य हड़प नीति के चक्कर में, और इसी का परिणाम था 1857 की क्रांति, ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और कानपुर के जो नवाब थे जो थे, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश साम्राज्य अवध को जिस तरह से मिलाया गया था, अवध को राज्य अव्यवस्था के माध्यम से मिलाया गया था। देखो 1856 में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन मतलब होता है अच्छा शासन का आरोप, मतलब अच्छा शासन नहीं है कर पा रहे हैं, ये आरोप लगाकर उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, यानी कि वाजिद अली शाह और डलहौजी के बीच पंजाब का विलय कर लिया था। पंजाब ने 1849 में पंजाब का विलय कर लिया था, और पंजाब के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? अंग्रेजी, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश थे, ठीक है, तो वो अपनी भाषा को भारत के समाज में प्रस्तुत करना चाहते थे, जिससे कि जितने ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलेंगे वो उतने ज़्यादा हमसे संपर्क में आएंगे। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। औपनिवेशिक शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे वर्ग की अवस्था को पूर्ण करने के लिए जो रंग रूप से भारतीय हो किंतु चिंतन में व्यवहार के स्तर से अंग्रेज हो, के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण या बैंकिंग? तो रेलवे है जो किसने लाया था? डलहौजी टाइम, ठीक है, रेलवे व्यवस्था की गई थी। तो रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा था, के काल में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। अब स्थायी बंदोबस्त है क्या, देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु समझौता हुआ था, जिसे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार को निश्चित किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत को 19% भूभाग में विस्तृत थी। हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत अपनाया था, जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध का विलय किया गया था। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें माले मिंटो सुधार कहा जाता है। माले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में, और चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, जो यहाँ पर नहीं है। 1909 में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम से माले मिंटो सुधार कहा जाता है। माले थे भारतीय सचिव और वायसराय थे मिंटो। इस एक्ट के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। इम्पोर्टेंट है ये। विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई। मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत आया है? तो माले मिंटो सुधार के अंतर्गत आया था, ठीक है। इसके परिणामस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन के आधार बने। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत के विभाजन का आधार कौन सी योजना बनी? तो माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भारत के विभाजन का कारण बना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, जैसे इस एरिया में सिर्फ मुसलमान ही
राज करेंगे या वोट डालेंगे, मुसलमान ही वोट डालेंगे, मुसलमान ही नेता होंगे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? 1757 में, 1765 में, 1773 में, 1792 में। तो 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी। अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निवारण करते थे। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक थे। सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर एलिजा एम्पे। और इनके साथ जो इनके सह थे 3 वे थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड इनके अन्य न्यायाधीश थे। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच चली थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, जगह का नाम है ठाणे। पहली विद्युत करण रेलवे मुंबई बीटी से कुर्ला हावड़ के बीच चली थी, विद्युत करणीय रेल मार्ग। ठीक है। बाद में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852 में, 1872 में, 1881 में, 1992 में। तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। देखो, शुरुआत हुई 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना हुई 1881 में। जब शुरुआत हुई तब थे गवर्नर लॉर्ड मेयो, और जब नियमित हुई तब थे लॉर्ड रिपन। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं। और जो नॉर्मल, अगर स्वतंत्र ना दिया गया शब्द हो, तो भारत की जनगणना अभी तक कितनी बार हो चुकी है? 15 बार हो चुकी है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने, भारत के संदर्भ में चर्चा करने, ये यहाँ की बात नहीं हो रही है, ये हो रही इंग्लैंड में। भारत में इंग्लैंड में भारत के संदर्भ में चर्चा और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ये इंग्लैंड में बैठ के भारत के संदर्भ में चर्चा करते थे और भारत के कल्याण के बारे में बात करते थे। ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र या जवाहरलाल नेहरू? तो दादाभाई नौरोजी। ठीक है। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी थे, राजनीतिक एक एवं सामाजिक नेता थे। उन्होंने भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी कि सबसे बूढ़े आदमी थे दादाभाई नौरोजी। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य यानी कि पीपल पार्टी, जो लोअर हाउस होता है ना, उसके सदस्य थे। यूनाइटेड नेशनल निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि का स्वीकार किया? सहायक संधि का स्वीकार किया अवध, मैसूर, पूना या तंजौर? ठीक है, तो मैसूर ने। देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। जो प्रथम था वो था निजाम हैदराबाद का, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खदेड़ा था। ठीक है। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किए, जबकि 1801 में वेलेस्ली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। सहायक संधि किसी भी राज्य की को संप्रभुता की छीनने का वाला दस्तावेज होता है, यानी कि पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये थी सहायक संधि। अर्थ इस क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली संबंधित नहीं थी? कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली संबंधित नहीं थी? जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, दस्तक या रैयतवाड़ी? तो दस्तक। ये भूमि राजस्व प्रणाली संबंधित नहीं थी। भारत के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद संधि के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। भू राजस्व दरों मतलब जो टैक्स है ना, टैक्स लेना जारी रखा, लेकिन अब टैक्स बढ़ा दिया, या बढ़ा दिया घटा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की टैक्स पद्धतियाँ लागू रखी। जिम्मेदारी पद्धति 1793, रैयत वाली पद्धति 1792, महलवाड़ी पद्धति 1822, जबकि दस तक कोई भी भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक बाद में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? 1833 में, 1825 में, 1853, 1840। तो 1853 में किसने चलवाई थी? किसने चलवाई थी? 1853 में जो मुंबई से थाने के बीच जो लॉर्ड डलहौजी। बाद में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, ठाणे के बीच चलाई गई थी। पहली ट्रेन 14 किलोमीटर तक लंबे रेलखंड पर सफर तय किया। इस ट्रेन को भाप के इंजन से चलाया गया था, भाप के इंजन से। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम या नानावटी अधिनियम? तो शारदा अधिनियम को अब जाना जाता है। तो शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल कर दी है। इसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट बना दिया गया। ठीक है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे। भारत में पहला डाकघर 1764 में बॉम्बे, यानी जो अब मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? जो पहला टिकट घर, ब्रिटिश। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक है, किसने पारित करवाया था? हार्डिंग ने, आकलैंड ने, कैनिंग ने या मेटकाफ? तो कैनिंग ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जनवरी 1856 को लागू हुआ, इसे, ठीक है, XV, इस अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय से ही राज्य विलय नीति समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। 1891 में BM मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिकाओं का विवाह प्रतिबंध है। 18 वर्ष, 12 वर्ष। ठीक है, ये वाले ये अब चल रहा है, लेकिन 12 उस टाइम 12 वर्ष से 1891 की बात की जा रही है। ठीक है, तो 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1795 से और 1804 में बंगाल के विनिमय अधिनियमों में ने घोषित किया सती प्रथा का अवैध या कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध, बाल विवाह को अवैध। तो इसका सही आंसर है कन्या हत्या को अवैध। 1795 से 1795 और 1804 में बंगाल विनिमय अधिनियमों में कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया। पहले जब पति मर जाता था औरत भी। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग किसके लिए आया था? प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था हंटर आयोग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है ना, ये हंटर आयोग की देन है। तो 1882 में सरकार ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को समीक्षा तक ही सीमित था। बाद में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ट्रैफिक सिस्टम, यातायात व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक या डच? ठीक है, तो बाद में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है।
1854 को गवर्नर जनरल लाल डलहौजी ने भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन का रूप रेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में किया था। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास या महाराष्ट्र? तो महलवाड़ी प्रथा उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। महलवाड़ी प्रथा प्रणाली कहाँ लागू की गई? ठीक है, तो महलवाड़ी प्रथा लागू की गई उत्तर प्रदेश में। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू की गई थी, जो ब्रिटिश काल के कुल भूभाग का 30% था। महलवाड़ी व्यवस्था, महल का तात्पर्य जागीर या गांव से होता है। इस पद्धति में प्रत्येक महल गांव के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। ग्राम या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। महलवाड़ी प्रथा के जन्मदाता कौन थे? हाल्ट मैकेंजी। 1819 के प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख 1822 ईस्वी से लागू होता है। किसान, मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन देखते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, M.K. गांधी, जयप्रकाश नारायण या आचार्य कृपलानी? तो भूदान या ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे ठीक है, भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव में शुरू किया गया था। पोचमपल्ली गांव में शुरू किया गया था। 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो 1928 में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया। आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, अल्लूराम सीताराम राजू? तो अवध के किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करते थे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया, बाबा रामचंद्र के। ये किसके द्वारा लोगों को संगठित करवाते थे? बोलते रामचरितमानस का पाठ करवा के। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये था महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और ये आंदोलन जो था वो किसका था? कृषक आंदोलन था। और कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। और इन्होंने किस सभा का गठन करवाया? तो इन्होंने अवध किसान सभा का गठन करवाया। कब करवाया? 1920 में। अवध और कहाँ पर करवाया? प्रतापगढ़ में। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे को माना जाता है। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था, जो एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 1857 का विद्रोह। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो सिपाही द्वारा, बगान श्रमिकों द्वारा, किसानों द्वारा, जमींदारों द्वारा? तो सिपाहियों द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई। इतिहास में इस क्रांति को 10 मई 1857 में से मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन से हस्तांतरित कर दिया? नहीं, परिणाम था। 1857 के विद्रोह का परिणाम था, यही सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन से हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत के लोगों की पारस्परिक, धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया? नहीं। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? जो 1857 की क्रांति हुई उसका रिजल्ट क्या निकला? तो उस रिजल्ट की बात की जा रही है। तो इसका रिजल्ट ये नहीं निकला कि धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला कर लिया गया कि अब जो भारत के लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं हैं उनको कुचल दो।
ऐसा नहीं था। जमींदारी की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया, ये भी नहीं था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी गई, यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश क्राउन में पहुँच गई। देखते हैं 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने का अधिकार वापस ले लिया और भारत पर शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा। उस घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह नाना साहब ने किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी थी तात्या टोपे की। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और दिल्ली में जनरल बख्त खां ने किया था। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था? मंगल पांडे जब विद्रोही हो गए थे तब 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, बलिया, बैरकपुर या मेरठ? तो बैरकपुर के थे। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो बैरकपुर में स्थित था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी जो 1857 के विद्रोह के नाम से जानी जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स है कि रानी अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन का अधिकार में ले लिया था। अवंतीबाई लोधी एक महिला थीं और इन्होंने 4000 की सेना खड़ी कर दी अपने दम पर अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, और उसका नेतृत्व किया। उनके राज्य के प्रशासन का अधिकार में ले लिया गया था। झांसी की रानी थी वो, या फैजाबाद की, रामगढ़ की या मंडला की? तो ये रामगढ़ की महिला थी, रामगढ़ की, ठीक है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी कर दी और उसका नेतृत्व किया। वे भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पढ़े और सही विकल्प चुनें। इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैल गया। तो इनमें सही विकल्प को चुने 1857 के। तो यह सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक था। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया। इसको हटा के ए और बी सही है, सी गलत है। देखते हैं 1857 के विद्रोह, इसका दे रहे हैं बी। देखते हैं बी क्या है। ए और सी सही, सॉरी ए और सी सही है, बी गलत है, ठीक है। ठीक सही लगा था, बस बोलने में गलती हो गई। 1857 के विद्रोह, 1857 का भारतीय विद्रोह जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल।
मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को या 29 मई? सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई मेरठ छावनी में? 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। ठीक है, तो 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने सर्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोली चलाई। अपने साथियों को मुक्त करा दिल्ली की ओर चल दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली में नाना साहब, कानपुर में और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने, झांसी एवं ग्वालियर में विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की? 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता किसने दी थी 1857 में? ग्वालियर के सिंधिया ने, अवध के बेगम हजरत महल नहीं, हैदराबाद का निजाम हाँ, भोपाल की सिकंदर बेगम नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विद्रोह सहायता प्रदान नहीं की। 1 मिनट, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। ठीक है, अब तो अवध की बेगम हजरत महल ने नहीं की। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। ग्वालियर की सिंधिया ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने की थी, भोपाल के सिकंदर बेगम ने की थी। तो इसका सही आंसर हो गया बी। तो 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को लखनऊ अवध बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहायता की थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी नहीं, सरोजिनी नायडू नहीं, भीकाजी कामा नहीं, बेगम हजरत महल हाँ। तो बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता था। ये बाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी, महक परी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों की आपत्ति थी? तो इनफील्ड, एंटकिंस, रेमिडेंट, विंचेस्टर। तो एनफील्ड। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय किया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का तत्कालीन प्रमुख कारण बना। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोही नहीं कहा है? मतलब इनमें से एक ऑप्शन है जिसमें से 1857 का विद्रोह सैनिक सिपाहियों का विद्रोह नहीं कहा है। जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, R.C. मजूमदार या सैयद अहमद खां। तो कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। 1857 में सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, B.D. सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, जबकि जॉन लॉरेंस, सीले, R.C. मजूमदार, सैयद अहमद खां जैसे विद्वानों ने इसे सिपाही विद्रोह नाम दिया। 1857 के विद्रोह में के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी थी। झांसी में, शिवपुरी, कानपुर या सागर में। ठीक है, तो इनको कहाँ फांसी दी गई थी? शिवपुरी में। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक टांटिया टोपे को ब्रिटिश सरकार ने 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी थी। इनका मूल नाम था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इन्होंने किसके साइड में जो नाना राव थे कानपुर के, उनकी जगह पर मतलब उनके नीचे इन्होंने विद्रोह किया था। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1857 में, 1935 में, 1842। तो 1857 में। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस, ठीक है, ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ऐसा आता है कि रॉयल एनफील्ड राइफल का प्रयोग किसके स्थान पर किया गया था? तो ब्राउन बैस के स्थान पर किया गया था। ठीक है, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था।
चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हो गई। क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं वे सुअर या ये सब तक कहने में उनको बहुत दिक्कत होती है, इसको वो अपशगुन मानते हैं, और हिंदू गाय को। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन देखते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो राजा राम मोहन राय, लाल कृष्ण राजपूत, लाला लाजपत राय, CR दास, चित्तरंजन दास या गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों में के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 12 जून 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। इस संगठन ने शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने, अस्पृश्यता की सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए, भेदभाव, शराब, गरीबी, महिलाओं का उत्पीड़न, घरेलू शोषण से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु व महात्मा गोविंद रानडे के शिष्य थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और महादेव गोविंद रानडे के शिष्य थे। भारत सचिव माले ने एक ताल ठोकने वाला चिमटा कहा था। जो गोपाल कृष्ण गोखले को जो 1909 के थे, ठीक है, माले ने इन्हें एक ताल ठोकने वाला चिमटा कहा था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत दिया? तो दादाभाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत दिया। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने धन निकासी की सभी बुराइयों की बुराई यानी एविल ऑफ इविल्स कहा है। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने नहीं, दयानंद सरस्वती नहीं, दयानंद सरस्वती ने ही दिया था वेदों की ओर लौटो। विवेकानंद ने नहीं और रामकृष्ण परमहंस ने भी नहीं। तो वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 83 तक हुए हैं। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, उनका जन्म गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। स्वामी ब्रजानंद से उन्होंने वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? स्वामी ब्रजानंद दयानंद सरस्वती के। ठीक है, वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने का उद्देश्य 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। इनके गुरुजी स्वामी ब्रजानंद। ठीक है, इनका मूल नाम मूल शंकर। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? मोहम्मद अली जिन्ना, दादाभाई नौरोजी, हकीम अजमल खान या सर सैयद अहमद खान? तो सर सैयद अहमद खान का नाम अलीगढ़ के 1875 के आंदोलन से जुड़ा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 तक ये रहे हैं। मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे और जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता है तो जड़ हो जाएगा, जैसा कि भारत में हुआ। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पाश्चात्य विज्ञान और संस्कृति के प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में 1920 में ये कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। अब देखते हैं, मिलान करना है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज अभी पढ़ के ये हैं। आर्य समाज किसका है? दयानंद सरस्वती का। सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा फूले। ठीक है, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि पहला का तीसरा। पहला इसका देखते हैं, 3 1 2 5, 3 1 2 5। तो
3, 1, 2, 5 बिल्कुल सही है। तो ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सरस्वती समाज ज्योतिबा फूले। ठीक है, इसको कैसे याद कैसे करेंगे? R 18 8, ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी 7 दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है। DF 4, ठीक है, DF 4। अब 4 अगर ऑप्शन में है तो, अगर 4 ऑप्शन में नहीं है तो हम उसके आसपास वाले का देखेंगे तो हमको 5 दिख जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ी बहुत आपको हिंट मिल जाएगी। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा राव फूले, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। देखो ज्योतिबा है ना, इसको जा हटा दो, ये है, ये हो जाएगा बाई, ठीक है। अगर बाई को वैसे तो बोलते हैं बाई XYZ, ठीक है। वैसे ये होता है 55, ठीक है। अगर इसको विपरीत किया जाए, ऊपर से नीचे देखा जाए, अगर Z 1 है तो बाई हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम ऑप्शन में छाटेंगे जो 2 के आसपास हो। 2 के आसपास अगर हमको 3 दिखाई दे गया तो हम उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। ये बस छोटी सी हिंट है जो अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप ऑप्शन पहचान लोगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में की थी? बॉम्बे, अहमदनगर, पुणे या कोलकाता? दयानंद सरस्वती ने किस शहर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो बॉम्बे में, जिसको आप बम्बई बोलते हैं, वहाँ पर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक हिंदू समाज सुधारक आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। देखो ये जो स्वामी अगर भूल भी जाओ तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। ये है राम, R 18, ठीक है, 18 है। तो वही है कि हम फिर से हमको वही देखना है जो 8 के आसपास हो। 8 के आसपास 7 है तो हम इस पर टिक कर देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, जिसको पहले ओरिएंटल, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से फेमस था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कर दी गई थी, ठीक है। और इससे पहले उसका जो नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किए थे और 1920 में उनका नाम बदल दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पर। 1858 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। 1858 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे सती प्रथा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, जिसकी अभी देख चुके हैं। बाद में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राममोहन राय, आनंद चारुलू, महात्मा गांधी। तो राजा राममोहन राय ने राजनीतिक सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, जो भारतीय थे। राजा राममोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ये मानवतावादी थे, इनकी विश्व बंधुता में गहरी आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज किसकी देन है? आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है। 1875 में मुंबई में हुआ था और इनका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना था। धर्म को धार्मिक, समाज व राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में था, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुआ था। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा को मानता है, वेदांत की हिंदू विचारधारा को मानता है। अठारह सौ 15 में राजा राम मोहन राय ने एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आत्मीय आर्य सिद्ध या जागृत, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का पहले नाम क्या था? सिद्ध, आत्मीय या आर्य जागृत। देखते हैं, तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नाम एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी, आत्मीय सभा। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। मतलब ब्रह्म समाज का पहले नाम था आत्मीय सभा। यह धार्मिक संस्था तर्कवाद एवं वेदों के दर्शन पर आधारित थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, सबोदय बुधान आंदोलन शुरू किया गया नहीं। ये विनोबा भावे रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई 1857 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद शिष्य थे रामकृष्ण मिशन के और रामकृष्ण के, और इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो स्वामी विवेकानंद 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इनका मूल नाम था स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र। इन्होंने 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। ठीक है, अमेरिका जाने से पहले जो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है कि निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, उनकी जो स्पीच सुनकर जो वहाँ का न्यूज़पेपर था न्यूयॉर्क का हेराल्ड ने, उन्होंने लिखा है स्वामी विवेकानंद के बारे में कि निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के प्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था शिकागो में। ठीक है, 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद सरस्वती की देन पर, यानी इनके जन्म दिवस हुआ था 12 जनवरी को, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? राजा राम मोहन राय 1805 में के द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? तो वो थे राजा राम मोहन राय का कौन था? आर्य समाज। देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने 1805 में किसी संगठन की स्थापना नहीं की। 1805 में किसी संगठन की स्थापना की नहीं, बल्कि 1815 में की आत्मीय सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज में बदल गया था। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और ये दवाई सरस्वती नहीं गई थी। फ्री थिंकर्स सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी में 1915 में स्थापित हुई और फ्रीमैन्स 14वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का एक हिस्सा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो वो लाहौर अधिवेशन में, कलकत्ता या बम्बई या सूरत। देखते हैं इसका पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, कौन से अधिवेशन में की गई और वो अधिवेशन कहाँ पर था? तो इसका सही आंसर है लाहौर। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया है। पूर्ण स्वराज का अपना अंतिम लक्ष्य कब घोषित किया? 1929 में। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। और ये जो लाहौर का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की या पूर्ण स्वराज का अपना अंतिम लक्ष्य रखा।
और इन्होंने स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया और 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा फहराया था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। मगफूर अहमद आज़ादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या हजरत मोहानी। तो हजरत मोहानी हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता के रूप में थे। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हजरत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग ली। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, सबको पता है। तो 72 प्रतिनिधियों की मुलाकात की, बॉम्बे में, कलकत्ता, लाहौर या दिल्ली। तो बॉम्बे में 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की, तब जाके 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, इनका पूरा नाम था ए.ओ. ह्यूम का एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति से बम्बई में पहली बैठक आयोजित की। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन ठीक है, इसके जो इन्होंने किसने स्थापित की थी वो थे ह्यूम। पहली बैठक 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जो भारत प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे। और जो 1885 में जो बम्बई में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग यानी कि कांग्रेस जब बनाई गई तो उसमें भाग कितने सदस्यों ने लिया था? तो 72 सदस्यों ने लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एलन एक्टम ह्यूम ने 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टियम ह्यूम जी थे। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज? ये था लाहौर 1929। और सबसे पहले मोहानी ने जो ठीक है जो खिलाफत के नेता थे उन्होंने की थी। सबसे पहले मांग उन्होंने की, लेकिन जो अधिवेशन में खुले मंच पर जब ये जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई वो थी 1929 में लाहौर में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी 1850 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब थे अध्यक्ष। लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार 1916 में। गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। गरम दल एवं नरम दल एवं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और ये अधिवेशन था लखनऊ में। क्वेश्चन पूछा जाता है गरम और नरम दल के बीच समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। वो कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कब हुआ था? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। पूर्ण स्वराज का नारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे वहाँ पर हुआ था। मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना पारित तथा गांधी इरविन समझौते का अनुमान। ठीक है, गांधी क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता था 1931। कराची अधिवेशन था और वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? पट्टाभी सीतारमण, जो जिसके समर्थक थे महात्मा गांधी। या एक मिनट, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, इस पद का प्रस्ताव कैसे दिया गया था? पट्टाभी सीतारमण को नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, वो अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर भी एक बार इस्तीफा दिया था, वो अलग सीन है, ये अलग सीन है। तो 1939 को में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया बोस एवं पट्टाभी सीतारमण के मध्य। बोस एवं पट्टाभी सीतारमण के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। सीन तो वही है, बट बोस और जो
तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमन के बीच मतभेद हो गया कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को लेकर। महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है, लेकिन जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस विजयी घोषित हुए। लेकिन महात्मा गांधी नाराज हो गए और उनको मनाने के चक्कर में ना सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए, ना पट्टाभी सीतारमन कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए, जिसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो यही है कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में बोस पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और 1939 में फिर से ही चुने गए थे, लेकिन गांधी जी से विरोध होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। एलन ऑक्टेव ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष 1985 को, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया, तो 1884 को गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन ऑक्टेव ह्यूम ने की थी। ये ICS थे रिटायर। दादा भाई नौरोजी ने के सुझाव के आधार पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, ठीक है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता बिमल बनर्जी ने की थी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता किसी बिमल बनर्जी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका सही आंसर होगा 1924 में। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव यानी कर्नाटक में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 1923 में 38वां अधिवेशन मौलाना अब्दुल अली काकीनाडा। 1922 में 37वां अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास गया से और 1925 में 40वां अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर से चुनी गई थी। यानी कि पूछा जाता है कि कानपुर से श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब चुनी गई थी? तो 1925 में। ये कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 11 राष्ट्रीय गान, ठीक है, कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को लिखा गया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में गाया गया था। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 1916 को लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि 1916 को लखनऊ का समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। बिल्कुल सही। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया, यानी समझौता कर लिया, और गरम दल नरम दल ने भी आपस में समझौता कर लिया, ठीक है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1884 में। 1885 में प्रस्ताव 1884 में हुई, स्थापना 1885 में। अगर 1885 ना हो तो 1884 पे टिक कर देंगे। और किसने की थी? एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसमें प्रथम अधिवेशन मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुए थे। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है। प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी एनी बेसेंट एवं भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू कब आए? 1940 में कानपुर में ही चुनी गई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल स्कूल के परिसर में हुई थी। ये कहाँ पर था? कलकत्ता में या दिल्ली में या मुंबई में या मद्रास में? तो ये था मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज स्कूल के परिसर में बम्बई में हुई थी। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों में संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था 1916 में, जिसको बोलते हैं
ठीक है, क्या बोलते हैं, लखनऊ समझौता, ठीक है। और इसके कौन थे अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और गर्म दल नरम दल भी एक साथ कांग्रेस के मंच पर आ गए थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, तो वो की थी बेलगांव 1924 में। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक का, और ये अधिवेशन कौन सा था, 39वां अधिवेशन था। और इसकी गांधी जी ने पहली और अंतिम बार अध्यक्षता यहीं की थी, बेलगांव में ही की थी, कर्नाटक में। भारतीय राष्ट्रवाद में पहले एवं प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है। ये क्या था, आरंभिक चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रारंभिक चरण को, ठीक है, देखते हैं इसको क्या कहते हैं की भाषा में। तो भारतीय राष्ट्रवाद में पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिमी की उदारवादी या अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या था, मध्यम। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है, मध्यम चरण। यहाँ पे सी ऑप्शन सही बता रहा है। ठीक है, तो आप मध्यम ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? सर्वप्रथम, ठीक है, लियाकत अली खां, सर सैयद अली खां या मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे जो प्रथम मुस्लिम थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम अध्यक्षता की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सन 1887 को मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किसने? सबने के लिए, स्वदेशी के लिए, दांडी मार्च के लिए या खिलाफत के लिए? तो स्वदेशी के लिए। ठीक है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा, पीला डिजाइन किया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे, और 1911 में बंगाल का विभाजन रोक दिया गया था। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बना था? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस, रेलवे के वित्त पोषित कलकत्ता निगम, 1899 बंगाल के विभाजित होने का कारण। यही सी आंसर सही है। तो स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में वर्ष 1905 में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किए थी। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन अपनाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत में वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? तो 1905 में की थी। कब की गई? 7 अगस्त, 19 जुलाई, 16 अक्टूबर या 1 सितंबर? तो इसका सही आंसर है 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय किया गया था। देखो, हम 1905 हम तो याद रहता है, लेकिन उसकी जो ये है ना तारीख और महीना वो हम भूल जाते हैं। तो इस महीने को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। बी बंगाल है ना, तो बी है। तो जो भी आंसर आएगा वो या तो 1 या 2, जैसे कि रीजनिंग में से 2 बोलते हैं, तो 1, 2, 3 आएगा। ठीक है, 1, 2, 3 के अंतर्गत होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 है, 16 है, 1। अब 1, 2, 3, ठीक है, इसमें 19 जुलाई 1905 अगर फाइट हो सकती है तो 19 जुलाई और 1905 और 1 सितंबर 1905, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो N 14 और 15 16, तो इसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप 19 जुलाई 1905 को आप रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई हिंट विंट नहीं बन पा रही है। अगर आपसे बने तो बिल्कुल बताइए। ठीक है,
अगर इसको देखते हैं, अगर इसको हम 14 भी करते हैं और बी को 2 करते हैं तो भी होते हैं 16। ठीक है, अगर इसको नहीं हो पाएगा तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 9 में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धिवाद को दुर्बल करना था। बंगाल में जो राष्ट्रवाद थी वो जो राष्ट्रवाद जो बढ़ रहा था ना, उसको कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन लाया गया था 1905 में। कब लाया गया था? 19 जुलाई। निम्न में किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सीआर दास, आशुतोष मुखर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो बंगाल का विभाजन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ममता बनर्जी, आज बंगाल में जो सीएम है ना, वो भी बनर्जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है। तो ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और एवं बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल का शोध दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। राखी दिवस और शोक दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर की देन है बंगाल में। कब हुई थी? 16 अक्टूबर को। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। इन्होंने स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन में विदेशी सामान, कपड़ा, स्कूल का विशेष रूप से बहिष्कार कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता का मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राजा की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये उद्देश्य नहीं था, बाकी तीनों ही इसके उद्देश्य थे। कि जो बंगाल की राष्ट्रीयता को राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना। तो अब हम आज का यहीं देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर रहेगी।